हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्लास, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आरब विद मोटिवेशन के इस छोटे से यूट्यूब परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम उत्कर्ष और मैं एक छोटा सा टीचर हूं जो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेहद ही खास और बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो बेरोजगारी का धब्बा मिटाने के लिए आपके जीवन में बहुत सहायक होने वाला है। जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज ही से वो फॉर्म भरे जाने हैं। और हो सकता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो आज ही से भरे जाने हैं, और जब ये वीडियो अपलोड होगा तो हो सकता है कि 1-2 दिन हो जा चुके हों। तो उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। और दूसरी बात, आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि 58,000 पोस्ट लिखी हुई है। तो 58,000 पोस्ट लिखने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ कि 32,000 जो पोस्ट आई हुई है वो 101% 101% वो आपकी पोस्ट इंक्रीज होगी। और 58,000 तो होना तय है, इससे ज्यादा जरूर हो सकती है। हो सकता है कि ये 60 से 70,000 तक भी चली जाए, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। आप उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कैसे ग्रुप डी क्वालिफाई किया था, और मैं आखिर रनिंग करने क्यों नहीं गया था, और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ग्रुप डी को क्वालिफाई करने के लिए। मेरे जैसा एक नालायक बच्चा जो कभी पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था, जब वो ग्रुप डी क्वालिफाई कर सकता है, तो फिर आप थोड़ी मेहनत करके, आप तो इतने अच्छे बच्चे हो कि आप इतने अच्छे स्टूडेंट्स हो, इतने अच्छे मेरे दोस्त हो, बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, कि आप 100% ग्रुप डी क्वालिफाई कर लोगे और अपने परिवार के लिए खुशियां लेकर आओगे। मैंने 1 महीने पहले दिसंबर में वीडियो बनाया था कि 101% आपकी जनवरी 26 जनवरी से पहले ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। और देखिए, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ भी चुका है। दोस्तों देखिए, ग्रुप डी एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस नौकरी को लेकर आप अपने बहुत सारे सपने साकार कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर आपके माँ-बाप से कोई पूछेगा कि आपका लड़का क्या करता है, तो आपके माँ-बाप एक बात तो ज़रूर कह सकते हैं कि मेरा लड़का सरकारी पोस्ट पे है, रेलवे में सरकारी डिपार्टमेंट में। और आप उस ग्रुप डी की पोस्ट को जॉइन करके आपके पास जब इनकम आने लगेगी, तो आप आगे की पढ़ाई जारी कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी मनचाही जॉब भी ले सकते हैं। सबसे पहला काम आपको होगा कि आपको अपने बेरोजगारी के धब्बे को हटाना है। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करने जा रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया था, कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो चलिए मैं इस कहानी को बताता हूँ, और बहुत मोटिवेशनल कहानी है, क्योंकि मोटिवेशनल जिसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो ये तो एक हँसने वाली बात है, फिर भी मैं बताता हूँ। देखिए, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है सुमित नाम का। तो जो सुमित नाम का मेरा दोस्त है, उसने क्या किया, रेलवे ग्रुप डी का चेन्नई का फॉर्म भरा हुआ था। अब उसके साथ कोई जाने को तैयार नहीं था, तो उसने ये कहा कि उत्कर्ष भाई देखो, मैंने चेन्नई का फॉर्म भर दिया है, तुम भी रेलवे ग्रुप बी का चेन्नई का फॉर्म भर दो, तो हम लोग एक बार घूम भी लेंगे, वहाँ का जो मरीना बीच वगैरह है वो भी घूम लेंगे, मजा भी आएगी। तो 2019 में ये फॉर्म आया हुआ था। 2019 में जब ये फॉर्म आया, तो मैंने भी सोचा यार भाई मेरे साथ हर जगह जाता है, हमेशा मेरे हर काम में मदद करता है, तो चलो एक काम करते हैं। अच्छा, उस वक़्त क्या था कि उस वक़्त थोड़ा घूमना-फिरना ज़्यादा था, और सच कहूँ मैं पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। मैं पढ़ाई में एकदम निल था, ठीक है? बस भगवान की कृपा से मैं जो मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा था ट्यूशन की, तो उसकी वज़ह से मुझे मैथ रीजनिंग आती थी। मैं घर पे कोई पढ़ाई नहीं करता था, आप मेरा विश्वास मानिएगा, मैं 1 सेकंड भी नहीं पढ़ता था। मैं फिर होता है ना दोस्तों में, आप सब समझदार हैं कि जो लड़के होते हैं ना भाई, लड़के क्या है कि एक दोस्त दूसरे के लिए भाई लंदन, न्यूयॉर्क तक चले जाते हैं। तो ये तो चेन्नई की बात थी। तो मैंने कहा कि भाई चल ठीक है, ये ले मेरा फॉर्म पकड़, मेरे साइन पकड़, और जाके मेरा फॉर्म कैफे से भर दे जा। उसने चेन्नई से मेरा फॉर्म भर दिया। चेन्नई से जब फॉर्म भर दिया, तो जब भाई रिटन एग्ज़ाम होता है, तो रिटन एग्ज़ाम तो मेरे हिसाब से शायद यही कानपुर में ही हुआ था। और उसके बाद जब फिजिकल होता है, तो देखिए जिस ज़ोन से आप फॉर्म भरते हैं ना, आपका फिजिकल वहीं पर होता है। और आपका मेडिकल भी वहीं पर होता है। तो अब बात आई कि पहले रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे कि रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा, तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए थे, और बहुत सारे बच्चे इस समय सिलेक्टेड भी हैं, और बहुत ही जल्द मैं सबका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। सबको कैटेगरी वाइज़ जो-जो पोस्ट होती है ना, जैसे आपको बहुत सारे लोगों को संदेह होगा कि मैं किस पोस्ट से अप्लाई करूँ, तो बहुत ही जल्द मैं पोस्ट प्रेफ़रेंस का वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको पोस्ट के बारे में जानना हो कि सबसे अच्छी पोस्ट कौन-सी होती है, सबसे ज़्यादा सैलरी किससे मिलती है, हार्ड वर्क किसमें करना पड़ता है और ईज़ी वर्क किसमें होता है, और कौन-सी ऐसी पोस्ट होती है जिसमें हम आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं और आगे प्रमोशन भी ले सकते हैं। तो आप मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो अगला जो आए उसे ज़रूर देखिएगा, और मैं स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लूँगा जो अलग-अलग पोस्ट पर भर्ती हुए हैं। तो जो अलग-अलग पोस्ट पर भर्ती हुए हैं, उनका इंटरव्यू जब लूँगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी।
ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो रिटन एग्जाम था, उसके बाद रिटन का वेट करते रहे, तो हुआ क्या कि मैंने लोफड़ी में फॉर्म भर दिया था। मैं शुद्ध भाषा में आपको बोला हूँ, मैंने लोफड़ी में फॉर्म भरा था और मेरे सुमित भाई का भी निकल गया रिटन एग्जाम और मेरा भी निकल गया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता है कि भाई इनका हुआ होगा कि नहीं। तो जो मेरे पास बहुत पुराने, वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं था, लेकिन जो बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स जो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखे रहते हैं, उसी को मैंने लगाया हुआ है। तो चलिए मैं उसको देखता हूँ और उसके बाद मैं बताऊँगा स्ट्रेटेजी क्या अपनाई जाएगी। ठीक है? देखिए, ये मेरा है ये है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई से। ठीक है? ये चेन्नई का फॉर्म भरा हुआ है और चेन्नई में जो मेरा ये है, क्या कहते हैं, जो मेरा रोल नंबर था और रजिस्ट्रेशन नंबर था, रोल नंबर था, वो ये था। ठीक है? तो मेरा ये नाम आया हुआ है और किस चीज़ में आया हुआ है? ये आपका क्वालीफाई करने में आया हुआ है। 11-1 पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री की 2019 के, देखिए। ठीक है? अच्छा, एक बात और कि जब मैंने ये फॉर्म भर दिया था और उसके बाद मैं बच्चों को स्टार्टिंग में तैयारी करवाता रहा। मुझे तो कोई वो था नहीं कि ये मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो मुझे एक चीज़ कन्फर्म हो जाती है। क्या कन्फर्म होती है? उसको ध्यान से देखिएगा और उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी ज़रूर बताऊँगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये है, ये मेन रिज़ल्ट आया हुआ है। क्या रिज़ल्ट आया हुआ है कि देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा ये था, रोल नंबर ये था, नाम मेरा है उत्कर्ष झा, ठीक है? नाम मेरा उत्कर्ष झा, ठीक। और आरआरबी चेन्नई से फॉर्म भरा हुआ था, अप्लाई टू आरआरसी साउदर्न रेलवे। टोटल नंबर कितने आए थे क्वेश्चन? 100 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे और जो टोटल नंबर मैंने अटेम्प्ट किया हुआ था, टोटल जो इग्नोर्ड क्वेश्चन थे वो 1 थे। इग्नोर का मतलब कैंसल जो हो गए थे। वैलिड क्वेश्चन जो थे 99 थे। ये कैंसल हुआ था एक क्वेश्चन मेरा। और आंसर करेक्टली मैंने 70 क्वेश्चन के आंसर एकदम करेक्टली दिए थे और इनकरेक्टली जो था वो 16 क्वेश्चन मैंने गलत दिए हुए थे। जो मेरे मार्क्स बने थे वो 64 बने थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद 65 बने थे। नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे नंबर जो थे वो 69 पॉइंट समथिंग बने थे और टोटल परसेंटेज जो था वो 97.83%, लगभग 98% मेरे मार्क थे। ठीक है? उस शिफ्ट में। और उस शिफ्ट में टोटल बच्चे कितने बैठे थे? 7,849 बच्चे बैठे थे और उस शिफ्ट में टोटल बंदे बैठे बुलाए गए थे 8,023। और ये देखिए, ये दिया हुआ है शॉर्ट लिस्टेड फॉर पेट। पेट के लिए शॉर्ट शॉर्ट लिस्ट मेरा नाम हुआ है और उसमें लिख कर क्या आया है? उसमें लिख कर आया है, यस आप पेट के लिए क्वालिफाई। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। बेहद ही गंभीर बात है ये कि यहाँ पर आपके ये जो नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, ये 69 दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको सच कहूँ, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। मैं बस मैथ और रीजनिंग का टीचर हूँ, मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा था। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक बात ये है कि जब मैं मेरा रिटन एग्ज़ाम था ना, तो रिटन एग्ज़ाम जब मेरा यहाँ कानपुर में लगा हुआ था, उसके 3 दिन पहले से मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। मैं मुझे दे उल्टी मतलब तगड़ी उल्टी आ रही थी। तो मैं जब वहाँ पर एग्ज़ाम देने गया हूँ ना भाई, विश्वास करिएगा, जो मेरा एग्ज़ाम था, वो होता कितने मिनट का है? वो होता है एग्ज़ाम आपका 90 मिनट। 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है। आप विश्वास करिएगा, मैंने 40 मिनट के अंदर एग्ज़ाम खत्म कर दिया था। 40 मिनट के अंदर मैंने 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मैं हेड डाउन करके सो गया। और आप वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो आया, उसने जगाया, भैया छुट्टी होने वाली है, छुट्टी हो गई है। अब आप समझिए, मतलब 40 मिनट के अंदर मैंने एग्ज़ाम खत्म किया था और मतलब मुझे तो हँसी आ रही है कि उस दोस्त ने मुझसे ये कहा कि भाई चेन्नई में एग्ज़ाम होगा, हम लोग चेन्नई घूमने चलेंगे। अब जब चेन्नई में एग्ज़ाम होगा, चेन्नई घूमने चलेंगे और एग्ज़ाम कहाँ हुआ? कानपुर में। अब आप सोच सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से स्वाहा हो गया। फिर भी मैं एग्ज़ाम देने गया और 40 मिनट के अंदर क्वालीफाई किया। अब बात आती है कि भैया, ये जो मेरा नंबर आई थी, ये जो पेट के लिए क्वालीफाई हुआ था, तो क्या मैं रनिंग करने गया कि नहीं गया? तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं रनिंग करने नहीं गया। रनिंग करने नहीं गया था, लेकिन मेरे दोस्त जो सुमित है, उसकी रनिंग लगी हुई थी चेन्नई में, तो वो रनिंग करने गया हुआ था। तो कम से कम मेरा चेन्नई जाने का सपना पूरा हो गया, मरीना बीच जाने का मेरा सपना पूरा हो गया, मैं मरीना बीच घूम लिया। और सुमित भाई ने रनिंग भी क्वालीफाई कर, ठीक है? सुमित भाई ने रनिंग भी क्वालीफाई कर ली। इस समय पॉइंट्समैन की भर्ती पॉइंट्समैन में है वो इस समय, ठीक है? चेन्नई में। बहुत ही जल्दी उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि देखिए, मैंने चेन्नई से फॉर्म भरा था। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि आप कानपुर के रहने वाले, इलाहाबाद से फॉर्म क्यों नहीं? मैं अगर भरा होता ना, तो भाई साहब उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मेरे दोस्त ने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से फॉर्म भरा था और अगर यूआर से ही भरा होता, अब आप सोचिए, मैंने 40 मिनट में फॉर्म क्लियर किया हुआ है।
अच्छा, जो चेन्नई की जो कट ऑफ गई हुई थी, जो चेन्नई की कट ऑफ गई हुई थी, वो कितनी गई थी? चेन्नई की समझिए फाइनल कट ऑफ कितनी गई हुई है? चेन्नई की फाइनल कट ऑफ आपकी गई हुई है 64 नंबर, यूआर कैटेगरी। और ईडब्ल्यूएस उसने भरा था 47। मैं मान के चल रहा हूँ ईडब्ल्यूएस से ना होता तो यूआर कैटेगरी से 64 नंबर थे। और यहाँ पर देखिए मेरे कितने नंबर आए हुए हैं। मेरे नंबर आए हुए हैं यहाँ पर 69। जो नॉर्मलाइज मार्क कितने आए हैं? 69 नंबर आए हुए हैं। तो मेरा तो फाइनल मेरिट में भी हो जाता आराम से, मैं अगर रनिंग करने के लिए जाता, लेकिन मैं रनिंग करने के लिए नहीं गया। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इलाहाबाद से देता, तो इलाहाबाद में जो यूआर कैटेगरी की मतलब इलाहाबाद कौन से पढ़ता? यूआर कैटेगरी तो 75 थी, लेकिन मेरे दोस्त ने ईडब्ल्यूएस से मेरा फॉर्म भरा था 55, जबकि मेरे नंबर कितने थे? 69। केवल 40 मिनट के अंदर मेरे नंबर आए थे कितने? 69। अगर मैं पढ़ाई करके गया होता तो भाई इलाहाबाद से भी मेरा क्वालिफाई हो जाता। ये 40 मिनट के अंदर एग्जाम करने के बाद जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसके बाद मैं रनिंग करने गया ही नहीं गई। ये सब बताने का मेरा उद्देश्य क्या है, आप समझिएगा कि देखिए दोस्तों, अब मैं आ रहा हूँ आपकी एकदम क्लियर बात पे, स्ट्रेटेजी। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए बेहद ही अच्छी सूचना लेकर आया हूँ, अच्छी चीजें लेकर आया हूँ, स्ट्रेटेजी पूरी लेकर आया हूँ, बुक्स लेकर आया हूँ। अगर आपको हमारे द्वारा की हुई मेहनत अच्छी लग रही है, हम समय समय पर जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लीजिए। आपको समय समय पर हर एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेटेजी मिलती रहेगी, कट ऑफ के वीडियोस मिलते रहेंगे और बहुत ही जल्द हम आपको चीजें पढ़ाने भी जा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा था कि देखिए, मैंने जो राइट किए हुए थे क्वेश्चंस, वो कितने किए हुए थे? मेरे जो राइट क्वेश्चन थे ना, वो 70 थे। मतलब मैंने टोटल जो अटेम्प्ट किए थे वो 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन कैंसिल कितने हो गए थे? एक क्वेश्चन मेरा मेरी शिफ्ट में कैंसिल था, जिसका नंबर मिला हुआ था 1 नंबर। और राइट थे मेरे 70 और रॉन्ग कितने थे? मेरे 16 नंबर रॉन्ग किए हुए थे मैंने। अब आप समझिएगा, अगर मैंने 16 नंबर रॉन्ग किए हुए थे तो मेरे कहाँ रॉन्ग थे? जब आंसर किया है मैंने मिलाया तो मैं देख के स्तब्ध रह गया क्या? कि मैथ में मेरे 25 में 25 सही थे भाई साहब, और रीजनिंग में मेरे 30 में 30 सही थे। अब आप समझ लीजिए, मेरे 25 से 25 सही थे, रीजनिंग में 30 में 30 सही थे। अब आप समझ लीजिए, मेरे 55 नंबर तो ऐसे ही मिले हुए, क्योंकि मैं कंपटीशन की तैयारी करा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, तो मेरे इतने नंबर आए थे। और क्या गलत हो गया था? तो ये गलत हुआ था भाई साहब, और वो भी 40 मिनट के अंदर मैंने पेपर किया हुआ था। साइंस जो था ना भाई, वो 25 में समझिए मैंने 18 अटेम्प्ट किए थे। 18 अटेम्प्ट किए थे, 18 में, क्योंकि मैं पढ़ने में बिल्कुल बेकार था भाई साहब उस समय, मुझे बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था, साइंस है तो मुझे नॉलेज ही नहीं थी, तो मैंने अंधी मारी थी। 18 क्वेश्चन अंधी मारी, जिसमें से मेरे 5 सही हुए और 13 गलत हो गए। अच्छा, जीके जीएस क्या थी? थोड़ी बहुत पढ़ता रहता था, थोड़ी बहुत कभी-कभार पढ़ी हुई थी उस समय 2019 में, वैसे तो लो पढ़ती सूझती थी। तो 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन में मैंने 13 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 3 गलत हुए थे और 10 सही हो गए थे। अब आप समझिए कि मैथ और रीजनिंग में मेरे 25 से 25 सही थे। 25 से 25 मैथ में और 30 में 30 रीजनिंग में सही थे। जो मेरे गलत हुए थे वो देखा जाए तो साइंस में ही गलत हुए थे, अटेम्प्ट ही, क्योंकि मुझे साइंस आती ही नहीं। आगे देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से जो आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ग्रुप डी एक बेहद ही अच्छी नौकरी है। आपको अगर आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो बेरोज़गारी का धब्बा हटाने के लिए बेहद ही शानदार नौकरी है। और ध्यान से देखिएगा कि अगर मैथ 25 नंबर की आती है, रीज़निंग 30 नंबर की आती है, मेरे हिसाब से आपको कम से कम 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे। 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे, जिसमें से आपके 50 तो सही होने चाहिए। दोस्तों, अगर आपने मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया ना, तो फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी आपको जो मेन प्रयास करना है वो किसमें करना है? मैथ और रीजनिंग में। मतलब उसका जितने भी, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज चीजें देखनी है, सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज। सारे टॉपिक की थ्योरी क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम है, एग्जाम भी लेट ही होने वाला है, एनटीपीसी के एग्जाम के बाद होगा, जुलाई के बाद ही होगा, अगर सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा। तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज क्या करिए, घर पर क्या करिए, सिलेबस की फोटो चिपकाइए और टॉपिक वाइज चीजों को, हर सब्जेक्ट के कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ाई करिए और हर टॉपिक की थ्योरी को निपटाइए। मैथ और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। टॉपिक की थ्योरी निपटाने के बाद जितना हो सके मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, केवल रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड। और प्लेटफॉर्म की एक बुक आती है, उसको आप खरीद लीजिए और उसी की मैथ पढ़िए, तगड़े से पढ़िए, स्टेज 1 पढ़िए, स्टेज 2 पढ़िए, स्टेज 3 पढ़िए। ठीक है। उसके बाद अगर मैं साइंस की बात करूं, तो दोस्तों आप साइंस का किसी का भी बैच ले लीजिए, वरना यूट्यूब पे साइंस के ग्रुप डी की वीडियो पड़े हुए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए।
मतलब मजेदार तरीके से पढ़ाई करिए और आपको 25 में से 18 से 12 अटेम्प्ट करने ही होंगे। और दोस्तों ये किए जा चुके हैं, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने साइंस की पढ़ाई की हुई थी, तो उन्होंने ये अटेम्प्ट भी किए हुए और उनके नंबर ये बेहतरीन आए हुए थे। तो आपको 25 में से 18 या 20 तो अटेम्प्ट करने ही होंगे, जिसमें से आपके 15 तो एटलीस्ट सही होने ही चाहिए। अब अगर जीके और करंट अफेयर की बात करते हैं दोस्तों, करंट अफेयर अभी मत छूइएगा। मेरे हिसाब से देखिए 25, 30, 55, 55 और 20, 75, 5, 80, 80 नंबर का जब यही आ जाता है तो 80 नंबर में से आप ये मान के चलिए कि 65 नंबर तक तो इसमें लाने ही लाने हैं। दोस्तों अगर 65 नंबर इससे बन गए ना, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब इसकी बात रही जीके और सीए की, तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 8 से 9 नंबर की इसमें करंट अफेयर आती है, उसको अभी छूने की जरूरत नहीं, अभी छूने की जरूरत नहीं है, बाद में आप कर सकते हैं। 10 से 12 नंबर की जो स्टैटिक जीके आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, उस सब का सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज चीजें कवर कर लीजिए। जब ये कवर हो जाए उसके बाद आप करंट अफेयर की दृष्टि की बुक लाइए, उसको आराम से निपटा दीजिए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरा मान के चलना है, जो आपका सेम पर अटेम्प्ट होने चाहिए वो 80 से 82 नंबर होना चाहिए, उसमें से गलत 4 से 5 हो सकते हैं। बेस्ट आपका ये रहेगा कि अगर आपने 75 क्वेश्चन राइट कर दिए तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता है। ये है आपका टारगेट और दोस्तों आप यही टारगेट करिए। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालीफाई किए हैं, अभी उनके बारे में बताऊंगा। 2019 के बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, 2019 तक मैं बेहद ही बेकार छात्र हुआ करता था। आगे बात करते हैं कि आखिर भैया बुक्स कौन-कौन सी पढ़ें? जो आप बता रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, तो वो बुक्स कौन-कौन सी पढ़ें? तो देखिए मैं बुक्स बता दे रहा हूँ, उसके अलावा भी आपको बुक्स अगर लेनी हो तो आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर रेलवे के लिए आपको तैयारी करनी है तो रेलवे की एक स्पीडी आती है, स्पीडी में सामान्य अध्ययन आती है, जिससे आप स्टैटिक जीके कवर कर सकते हो। उसमें गुलाबी कलर से दिया होता है, स्टैटिक जीके सारी इससे कवर हो जाएगी, उससे बाहर का कहीं भी नहीं आता है। दूसरी बात करते हैं स्पीडी की सामान्य विज्ञान, जो सामान्य विज्ञान की बुक आती है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, विज्ञान का सिलेबस थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाए, तो आप इस सामान्य विज्ञान की बुक को पढ़ लीजिएगा। आप डैम श्योर समझिए कि 25 में से आप 18 से 20 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, क्योंकि सामान्य विज्ञान से स्पीडी की बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आगे बात करते हैं, अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को निपटा सकते हैं। साइंस उसमें से कर सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब भी कर सकते हैं। अगर मैथ की बात करें तो मैथ आप आर.एस. अग्रवाल से कर लीजिएगा दोस्तों। आप आर.एस. अग्रवाल से टॉपिक वाइज चीजें सारी लगा लीजिए, एक-एक चैप्टर निपटा दीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट आता है, किसी का भी प्रैक्टिस सेट उठाइएगा मैथ का और आराम से हल कर लीजिएगा। मैं ये कहूंगा कि प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी प्रकाशन का आता है, आप उससे कर सकते हैं। और रीजनिंग की बात रही, रीजनिंग में प्लेटफॉर्म की बुक आती है, उससे पढ़िए और लूसेंट की बुक आती है, आप उससे पढ़ सकते हैं। लूसेंट की बुक पढ़ने के बाद, टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद आप क्या करिएगा, प्लेटफॉर्म की जो बुक आती है उससे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और सारी चीजें तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, घंटे कोई मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी पढ़ रहे हैं, कितना बेहद ही लिमिटेड चीजें पढ़ रहा है। दोस्तों लिमिटेड चीजें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड चीजें पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन फिर भी मैं अगर बता दूं तो एक छात्र को अगर ग्रुप डी क्वालिफाई करना है तो 7 से 8 घंटे आराम से उसको पढ़ने पड़ेंगे, अगर वो सब्जेक्ट वाइज थ्योरी पार्ट पढ़ना चाहता है तो। अगर आपकी थ्योरी पहले ही से तैयार है तो 4 से 5 घंटे पढ़ लीजिएगा, आपको फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों ये थी रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, हम और हमारी टीम आपके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और हमारे इंस्पिरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप ही की जानकारी के लिए, आपको अपडेट रहने के लिए, आपको समय समय पर जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद।